सब्सक्राइब करिए हमारे एजुकेशनल चैनल को और नए वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाइए। आज के वीडियो में हम सल्तनत कालीन जनजीवन किस प्रकार से रहा उसके बारे में आज हम जानेंगे। इसके पूर्व का वीडियो हमने सल्तनत काल और सल्तनत काल की स्थापना कैसे हुई, सल्तनत काल का विस्तार कैसे हुआ, गुलाम वंश, खिलजी वंश, लोधी वंश, सैयद वंश, इन सभी के बारे में कंप्लीट वीडियो एक बनाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे डिस्क्रिप्शन में जाकर या आई बटन में जाकर देख सकते हैं। तो आज का वीडियो चलिए शुरू करते हैं, जो कि कक्षाओं के साथ साथ विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आज के वीडियो में जो मुख्य बिंदु या जिन पॉइंट्स पर हम बात करेंगे, सबसे पहले विषय उसे जान लेते हैं। तो सल्तनत काल के अंतर्गत सबसे पहले जानेंगे विदेशियों का आगमन किस तरीके से हुआ उस समय, शासक और शासन कैसा रहा, गांव के लोगों के जीवन में कैसे बदलाव आया, शहरों में बदलाव, और तुर्कों ने जो प्रचलन भारत में शुरू किया और तुर्कों ने जो भारत से सीखी क्या क्या वे बातें थी वे उनके बारे में जानेंगे। धर्म, इनके बारे में विस्तार से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं विदेशियों का आगमन सल्तनत काल में जनजीवन के अंतर्गत। सल्तनत के बनने का एक मुख्य परिणाम यह हुआ कि मुख्य रूप से क्या हुआ उस समय, ईरान, इराक, तुर्किस्तान, समरकंद और बुखारा, ये जो सारे लोग में बहुत सारे लोग क्या होने लगे, भारत में आकर बसने लगे यहाँ से। और वे न केवल भारत में आकर बसे बल्कि इसे ही क्या किया, अपना देश बना लिया, अपना देश इसे माना। लोगों के यहाँ आकर बसने के एक अन्य कारण भी थे। वह अन्य कारण क्या था? उन दिनों चंगेज खां जो एक मंगोल आक्रमणकारी था, वह पूरे मध्य एशिया में राज्यों को हराकर उनकी क्या कर रहा था, सभ्यता को नष्ट कर रहा था। उसके भय से इन लोगों ने दिल्ली सल्तनत में शरण लिया। उस समय शासक और शासन कैसा था? तो दिल्ली सल्तनत के शुरू के शासक क्या हुए, शक्तिशाली हुए और शासन पर उनका क्या हुआ, पूरा नियंत्रण रहता था। पहले भारत में कई छोटे छोटे राज्य थे, जब उनकी जगह एक बड़ी सल्तनत बन गई थी अब। लेकिन पुराने छोटे राजा समाप्त नहीं हुए थे। वे क्या करते थे, सुल्तान के अधीन जमींदार बनकर रहने लगे थे। पहले राजा के अधिकारी क्या होते थे, उनके रिश्तेदार होते थे, पर सल्तनत काल में क्या होने लगे बाद में, और उनका जो पद था प्रायः, इसको पद पढ़ेंगे, उनका जो पद था वह क्या था, वंशानुगत होता था। लेकिन अब सुल्तान का अधिकारी कोई भी हो सकता था। सल्तनत काल में यह परिवर्तन हुआ, कोई भी पद पिता से पुत्र को नहीं मिलता था और राजा के अधिकारियों का तबादला भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर किया जा सकता था। अब जानते हैं गांवों के लोगों के जीवन में क्या बदलाव आया। तो पहले की तरह लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, खेती करना, कृषि करना था। अब किसानों से मिलने वाले लगान के लिए अलग अलग कर व्यवस्था को क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया। उसके जगह में एक बड़ा लगान तय किया गया और यह खेती की उपज का कितना होता था, आधा हिस्सा होता था। यह लगान गांव का मुखिया इकट्ठा करता था। अक्सर सुल्तान किसानों को लगान देने के लिए मजबूर करते थे। शहरों में क्या बदलाव हुआ? तो सुल्तान और उसके अधिकारी शहरों में ही बसे थे और किसानों से इकट्ठा किए गए लगानों को शहरों के विकास में खर्च करते थे। इससे शहरों का तेजी से क्या होने लगा, विकास होने लगा। और शहर में अब तरह तरह के कारीगर जैसे कि मिस्त्री, बढ़ई, लोहार आदि क्या होने लगे, बसने लगे। शहरों के विकास के साथ साथ व्यापार भी वहां का बढ़ने लगा। तुर्क अपने साथ कई नई तकनीक और उद्योग लाए थे और इसका लोगों के व्यवसाय और संस्कृति पर क्या होने लगा, गहरा असर पड़ने लगा।
तो तुर्कों ने जो प्रचलन भारत में शुरू किया या तुर्कों ने अपने साथ क्या क्या लाया उसके बारे में आप जानते हैं। मध्य एशिया के कारीगर जो तुर्कों के साथ आए वे क्या थे, इमारत बनाने के लिए कई नवीन तरीके साथ लाए। इनमें से क्या क्या थे मुख्य, जुड़ाई में चूने और गारे का प्रयोग करना, मीनार बनाना, गुंबद व मेहराब का, जब भवन बनाते थे, मंदिर मस्जिद बनते थे, उनमें ये सब का उपयोग करने लगे। कागज बनाने की कला भारत में तुर्कों से आई। तुर्क ने यह कला कहां से सीखी थी, चीन से सीखी थी। और तुर्कों ने घोड़े के पैरों में जो नाल लगवाना, रकाब लगाना भी भारत में शुरू किया। सूत काटने के लिए चरखे का उपयोग सल्तनत काल में ही शुरू हुआ और इससे पहले लोग तकली से क्या करते थे, सूत काटते थे। इसी काल में तुर्कों के प्रभाव में नए कपड़े के सिले हुए पजामा, कुर्ता, सलवार कमीज का उपयोग भारत में शुरू हुआ। इसी काल में नए तरह के पकवानों का चलन शुरू हुआ, जैसे हलवा, समोसा आदि। इस समय समोसा में कीमा भरकर तला जाता था। जैसे वर्तमान में समोसा में आलू, मटर, मसाले भरे जाते हैं, तो सल्तनत काल में समोसा में क्या था, कीमा भरकर तला जाता था। तो ये थी तुर्कों ने जो भारत में प्रचलन शुरू किया। अब जानते हैं तुर्कों ने जो बातें भारत में रहकर सीखी वे क्या क्या थी। तो भारत से तुर्कों ने क्या सीखा, गणित का ज्ञान सीखा भारत से, खगोल शास्त्र, संस्कृत भाषा का ज्ञान, आयुर्वेद और योग सीखकर अपने देशों में क्या किया, इसका प्रसार किया। गिनती में शून्य का उपयोग करना भारत के विद्वानों से सीखा और उसे यूरोप में फैलाया। ज्योतिष शास्त्र भारतवासियों से सीखा। उन्होंने पंचतंत्र की कहानियों एवं आयुर्वेद के ग्रंथों को अरबी और फारसी भाषा में अनुवाद किया और इनसे लाभ उठाया। तो हम समझ सकते हैं इन चीजों से कि एक दूसरे के यहाँ आने जाने से क्या होता है, एक दूसरे की बातें सीखने को मिलती है, एक दूसरे की संस्कृति, संस्कार एक दूसरे से क्या होते हैं, परिचित होते हैं। जैसे तुर्कों ने यहाँ कुछ प्रचलन चालू किया, उसी तरीके से वे यहाँ आकर भारत से बहुत सारी बातें, जैसा ऊपर हमने जाना, ये सब उन्होंने सीखा। अब जानते हैं धर्म उस समय किस प्रकार से रहा। तो सल्तनत काल में इस्लाम धर्म का काफी प्रभाव बढ़ा था और सुल्तानों ने इस्लाम को भी काफी बढ़ावा दिया। इसके लिए उन्होंने बड़ी बड़ी मस्जिदें बनवाई। इस्लामी संतों और धार्मिक विद्वानों को बहुत धन दान में दिया। मंगोल आक्रमण के कारण मध्य एशिया से भी कई इस्लामी विद्वान व संत भारत आए। शेख निजामुद्दीन औलिया दिल्ली में रहने वाले एक प्रसिद्ध संत थे, जो धर्म की बातों पर आश्रमों और सभाओं में क्या करते थे, चर्चा करते थे। अमीर खुसरो निजामुद्दीन के प्रिय शिष्य थे। वे एक सैनिक होने के साथ साथ एक कवि भी थे। वे अपने आप को तूते हिंद किसे कहा जाता है, तो अमीर खुसरो को कहते हैं, अपने आप को कहते थे। उन्होंने हिंदुस्तान की प्रशंसा में कई गीत लिखे। ऐसा भी कहा जाता है कि तबले और सितार का आविष्कार किसने किया, अमीर खुसरो ने ही किया था। इन सब के प्रभाव में कई लोगों ने परिस्थितिवश इस्लाम धर्म को स्वीकार किया। सल्तनत काल के पूर्व ही इस्लाम में कई धाराएं और संप्रदाय बन गए थे, जैसे शिया, सुन्नी, सूफी, इस्लामी आदि। सल्तनत काल में हिंदू धर्म के विभिन्न संप्रदायों के बीच विचारों का क्या हुआ, आदान प्रदान और मेल मिलाप भी हुआ। इस्लाम के एकेश्वरवाद ने हिंदू संतों पर क्या किया, गहरा प्रभाव छोड़ा। उसी तरह योग और गीता का गहरा प्रभाव भी इस्लामी संतों पर भी पड़ा। कई संत हुए जो विभिन्न धर्मों के बीच के जो अंतर था उसको क्या करते थे, वे मिटाना चाहते थे। ऐसे ही जो संत थे वे कौन थे, जैसे कि कबीर और नानक। कबीर और नानक जैसे संत ऊंच नीच, जात पात
आदि का विरोध करते थे और वे ईश्वर के प्रति सच्चे प्रेम और मानवता के मूल्यों को बढ़ावा देना चाहते थे। तो आज के वीडियो में हमने मुख्य रूप से सल्तनत कालीन जनजीवन के बारे में जाना। तो ऐसे ही और एजुकेशनल वीडियो के लिए, ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।